नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। मणिपुर में हिंसा हुई और अभी भी हो रही है। हिंसा का दौर पूरी तरीके से थमा नहीं है और इससे पहले ही ये हिंसा मेवात में पहुंच गई। क्या मणिपुर और मेवात में कोई संबंध है? दोनों घटनाओं में क्या संबंध हो सकता है, ये जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि आफ्टर ऑल क्या कॉमन है। मणिपुर में दो समुदाय आगे आमने सामने हैं, हिंदू माइती और क्रिश्चियन, यानी एक हिंदू और दूसरा अल्पसंख्यक। मेवात में हिंदू और एक अल्पसंख्यक यानी मुसलमान आमने सामने हैं। मणिपुर में कुकी बहुत भारी पड़े और उन्होंने हिंदू माइती लोगों को अपने घरों से विस्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया। 50,000 से अधिक माइती दूसरे राज्यों में भाग चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लापता हैं और 100 से अधिक मारे गए। मेवात में भी कहानी अलग नहीं है। नल्हड़ महादेव के जलाभिषेक कार्यक्रम में जाने वाली शोभा यात्रा पर घात लगाकर आक्रमण किया गया और गोलीबारी की गई, पथराव किया गया। वो सारी घटनाएं लगभग उसी तरीके की हैं। दोनों ही जगहों पर, मणिपुर और मेवात में, पुलिस, अर्धसैनिक बल दंगाइयों के निशाने पर रहे। मणिपुर में जहां महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में नग्न होकर असम राइफल्स, अर्धसैनिक बल और पुलिस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही, दौड़ा दौड़ा कर भगा रही हैं, मेवात में भी दंगाइयों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है। माइती लोग मणिपुर से काफी जगह छोड़कर विस्थापित हो गए हैं और मेवात में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जो पहले ही हिंदू विहीन हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ी कॉमन चीज है कि दोनों जगहों पर ही ये विमर्श स्थापित करने की कोशिश की गई। मणिपुर में स्थापित भी हो गया और संभवतः मेवात में भी स्थापित कर दिया जाएगा कि जो दंगाई हैं, जो आक्रमणकारी हैं, वही सताए जा रहे हैं, ऐसा विमर्श बनाया जा रहा है। मणिपुर की घटनाएं पूरी दुनिया में फैलाई जा चुकी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंग्लिश, सीएनएन, हर जगह इसका कवरेज हो चुका है। और भारत में भी सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर इसे बहुत प्रचारित प्रसारित किया जा चुका है। और यहां तक कि एक वीडियो मानसून सत्र के पहले वायरल होता है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेता है और उस पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी सरकार को भी देता है और एक तरीके से कहता है कि आप कार्रवाई करिए वरना हम कार्रवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई सेना, अर्धसैनिक बल या ऐसा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार को ही धमका रहे थे कि आप कार्रवाई करिए वरना हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उसका मतलब ये होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद में जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें हंगामा हो रहा है। विपक्षी लोगों को खाद पानी मिल गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो कार्रवाई की उससे तो बिल्कुल बल्लियां उछल रहे हैं और दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और प्रधानमंत्री के वक्तव्य मांगते मांगते, धारा 267 के अंतर्गत चर्चा कराते कराते, प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग करते करते उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर दिया है और उस पर किसी भी समय बहस हो सकती है। लेकिन मेवात की हिंसा में नैरेटिव तो बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल ने वहां पर यात्रा नहीं की, दौरा नहीं की और ये बताने की कोशिश नहीं की कि वहां पर क्या हुआ और क्यों हुआ, कौन दोषी है। हो सकता है पहले मणिपुर का पूरा फायदा उठाने के बाद में विपक्ष मेवात की तरफ रुख करेगा। तो कल्पना करिए, किसी हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म का सीन है। लोग एक शोभा यात्रा में शामिल होते हुए नल्हड़ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एक जगह उनको घेर के हथियारबंद लोग पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। जुलूस में, शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं को घसीट ले जाते हैं और भगदड़ की स्थिति हो जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तीन और तो कम से कम पहाड़ियां हैं, वहां पहाड़ियों में छिपे हुए आतताई
कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, वो वहां से गोलियों की बौछार करते हैं। इस जुलूस में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो ये जुलूस के लोग हैं, कम से कम ये दंगे की शुरुआत नहीं कर सकते, और अगर उनको ऐसा करना होता तो जुलूस में महिलाएं और बच्चे नहीं होते। ये सब भगवान भोलेश्वर की जलाभिषेक के लिए, आराधना के लिए जा रहे हैं। और मेवात ऐसी जगह है जहां पर महाभारत काल के कई मंदिर हैं। और मेवात क्षेत्र के लगभग 200 गांव ऐसे हैं जहां पे हिंदुओं का पूरी तरह से पलायन हो चुका है। और इसलिए अब जब कभी जलाभिषेक के लिए वहां पर ये शोभा यात्रा जाती है, हर साल जाती है, और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में जाती है, लेकिन शायद अब वहां के निवासियों को ये भी मंजूर नहीं कि शोभा यात्रा यहाँ से निकले या नल्लड़ महादेव मंदिर तक लोग पहुंचकर जलाभिषेक करें। जो दंगा किया गया, फसाद किया गया, उसकी जो प्रकृति है वो इतनी योजनाबद्ध तरीके से है कि गाड़ियां आ रही हैं, उनमें पत्थर लदे हुए हैं, गाड़ियां रुकती हैं, उसमें खड़े हुए लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो इसकी प्लानिंग कितने पहले से की गई हो। गोलियां चलाई जाती हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं। ये अनायास नहीं हो सकता है कि शोभा यात्रा हुई और लोग आ गए अपने घरों से निकलकर और पथराव करने लगे। ये इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। इस घटना में कई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नाम आ रहा है मोनू मनेसर का, जिसका नाम है मोहित यादव, और वो गोरक्ष सेवा समिति का हरियाणा का अध्यक्ष है। और कहा जा रहा है कि दंगा भड़काने में उसकी भूमिका रही, लेकिन उसकी भूमिका कैसे हो सकती है? वो तो जुलूस में गया नहीं। और फिर अगर उसकी दंगा भड़काने में भूमिका हो सकती है, तो महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण क्यों? जो जुलूस में शामिल युवा महिलाएं हैं, उनको पकड़कर लोग ले गए, कई महिलाएं गायब हैं। कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग गायब हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और पता भी कैसे हो सकता है जब पुलिस खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही? आपको ये सारा हिंदी फिल्म का सीन की तरह लग रहा होगा। ये दंगाई जाते हैं, और जो नूह इलाका है मेवात क्षेत्र का, उसमें गल्ला मंडी में स्थित है एक साइबर क्राइम थाना। उस पर आक्रमण किया जाता है। एक सार्वजनिक बस को रोककर हाईजैक कर लिया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे अमेरिका में विमान को ट्विन टावर से टकराया गया था। इस बस को ले जाया जाता है और साइबर थाने की दीवार में टक्कर मारी जाती है, बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया जाता है, और इसके बाद उस थाने को आग लगा दिया जाता है। लेकिन साइबर थाने पर ही अटैक क्यों? और भी पुलिस चौकियों पर अटैक किया गया, और पुलिस वाले हैं वो भागे, उनका पीछा किया जा रहा है, उन पर गोलीबारी हो रही है। बहुत से पुलिस वाले हैं, उन्होंने अपनी वर्दियां उतार दी, सादे कपड़ों में अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं। कई पुलिस वालों की कहानी ये वायरल हो रही है कि उन्होंने मुस्लिम स्लोगन लिखे हुए टी शर्ट पहने और इस तरह से अपनी जान बचाई। जो उन पुलिस वालों की महिलाएं हैं जो थाना परिसर में, चौकी परिसर में कहीं रह रही हैं, वो बुर्का पहनकर भागी। आप सोच सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक धर्मनिरपेक्ष देश का, एक स्वतंत्र देश में है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की गिरफ्त में कितना है और इस्लामिक राष्ट्र बनने से कितना दूर है। तो ऐसी पुलिस जुलूस में, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को कितनी सुरक्षा देती है? जुलूस में शामिल महिलाएं और बच्चे और पुरुष अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, एक मंदिर में शरण लेते हैं। उस मंदिर की जो पूरी कैपेसिटी है वो मुश्किल से 500 से 700 लोगों की है, लेकिन उसमें 2500 लोग बिल्कुल भर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और पुलिस पर्याप्त संख्या में नहीं है, पुलिस स्वयं भाग रही है। तो इन श्रद्धालुओं की रक्षा कैसे कर सकती है? बहुत देर तक ये श्रद्धालु उस मंदिर में फंसे रहते हैं। एडिशनल फोर्स आती है, और एडिशनल फोर्स कैसे आती है आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो आतंकवादी हैं, इन्होंने रास्ते रोक दिए हैं, सड़कें जाम कर दी हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो भेजी जा रही है केंद्र सरकार के बल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रास्ते जाम हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये पता चल रहा है कि उस मंदिर में 2500 लोग फंसे हुए हैं, जिनको किसी भी क्षण आतताई गोली मार देंगे, या मंदिर में आग लगा देंगे, या उसको मंदिर को उड़ा देंगे बम से, तो केंद्रीय बलों को एयर ड्रॉप किया जाता है। आप भयावह स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। भारत में ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है। यानी जब सुरक्षा बलों को एयर ड्रॉप किया जाए
तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक है। किसी तरीके से उन लोगों को जान बचाने की कोशिश की जाती है, लगातार फायरिंग होती है और फायरिंग बढ़ती रहती है। अर्धसैनिक बल और जो पुलिस है वो समझ नहीं पाते हैं कि परिस्थितियों से कैसे निपटें। छोटे छोटे समूहों में लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लोग जो अपने साथ कारें जिनके पास थी, बसें थी, मिनी बसेस थी, जो गाड़ियां आई हुई थी, उनमें आग लगा दी जाती। वो सारी कारें जल के राख हो जाती हैं। मंदिर से इन श्रद्धालुओं को निकालने में और घर पहुंचाने में सरकार सार्वजनिक बसों का, सरकारी बसों का उपयोग करती है। इन श्रद्धालुओं की गाड़ियां कहाँ गई, चली, कौन ले गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ये अभी तक पता नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला है। और मणिपुर और यहाँ की गंभीरता में भी बहुत अंतर है। मणिपुर का एक वीडियो जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निंदा की जानी चाहिए, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। मेवात की घटना उससे कई गुना ज्यादा है। इसमें जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो ऐसा लग रहा है देश से लड़ रही हैं, इंडिया से लड़ रही हैं। मणिपुर में जहां जो कुकीज हैं उन्होंने कह दिया है कि अब हम माइतीस के साथ नहीं रह सकते। और लगभग वही स्थिति मेवात में है, क्योंकि वो 200 गांव है जहां से हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया हो चुका है, पलायन हो चुका है। वहां की स्थिति ये है और धीरे धीरे उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। दंगाइयों ने इतनी योजनाबद्ध तरीके से ये हमले किए, कई शोरूम लूट लिए गए, दुकानें पूरी पूरी लूट ली गई। एक बाइक का शोरूम है, उससे 100 बाइक्स चली गई। आप सोच सकते हैं कितनी पहले से योजना बनाई गई होगी, कहाँ कहाँ से लूटना है। टीवी, फ्रिज, बाइक्स और सारे सामान। आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी दर्दनाक, कितनी भीषण बड़ी है। और सब लोग नाम ले रहे हैं, जो नैरेटिव बनाने वाले हैं, कि मोनू मनीषा का, जबकि वो तो घटनास्थल पर था नहीं। इसके बाद में ये जो दंगे हैं इनकी आग आगे तक भड़क गई है, पलवल, गुरुग्राम तक आ गई। कई लोग ऐसे इस आक्रमण में मारे गए जिनके नाम हिंदू थे, लेकिन वो मुसलमान थे। नाम के चक्कर में वो उनको दंगाइयों ने मार दिया। अलवर एक जगह है, वहां पर सरकारी अस्पताल में दंगाई घुसे, उन्होंने नाम पूछकर मुस्लिम स्टाफ को अलग कर दिया और उसके बाद में हिंदू मरीजों और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। आप सोच सकते हैं ये किस तरह की मानसिकता है, कितनी पीड़ादायी है। कौन लोग हैं जिनको इस देश से कोई मोह ममता नहीं, यहाँ के संसाधनों से कोई मोह ममता नहीं, जहां होता है वहां आग लगा देते हैं और यहाँ के हिंदू जनमानस को पीट रहे हैं। ये क्या होने वाला है? सरकार विस्तृत जांच करेगी और उसमें कितने तथ्य जनता के सामने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर सरकारें तथ्य बताने से घबराती हैं क्योंकि जनता में उनकी पोजीशन खराब होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से फेल रही। और इसमें मनोहर लाल खट्टर की सरकार का दोष कितना है, जितना भी कहा जाए वो कम है। हरियाणा पुलिस ने अब कुछ कार्रवाई शुरू की है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उसमें ओवैसी जैसे नेता आ रहे हैं। मेवात क्षेत्र के दो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक सरकार लापता श्रद्धालुओं का पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाई। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेवात के बारे में। मेवात के जो लोग हैं वो मूलतः जाट, गुर्जर और यादव से संबद्ध हैं। आज से 500 वर्ष पहले जिसमें मुस्लिम आक्रांता भारत में आ रहे थे, तो जो अजमेर के ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती हैं जिनको कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला और यहाँ के हिंदुओं में बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरित कराया। तो मेवात क्षेत्र के जो लोग हैं धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करते गए। धीरे 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 इनमें कट्टरता आती गई। आजादी के बाद जिस समय देश का बंटवारा हुआ तो इन मेवात के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और मुसलमानों के
भारत में सबसे बड़े शुभचिंतक मोहनदास करमचंद गांधी ने मेवात का दौरा किया, वहां के एक गांव में ठहरे और उन लोगों को रोका कि आप लोग पाकिस्तान मत जाइए। तो वो जो मेवात के मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान जाने वाला था वो मेवात में रुक गया। मेवात के निवासियों की हालत आर्थिक रूप से बहुत खराब है। ये पराक्रमी लोग हैं, आज दाने दाने को मोहताज हैं और हर जराइम काम करते हैं। अपराध के जितने भी काम दुनिया में हो सकते हैं वो सारे काम मेवात में होते हैं। कहीं से भी गाड़ी, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, ट्रक चोरी हो जाए, तो पहले मेवात में जाके कटता था, अभी भी कटता है। आसपास के राज्यों से जो गोवंश हैं उनकी तस्करी होती है और उनको मेवात लाया जाता है। वहां पर गांव गांव में स्लॉटर हाउस लगे हुए हैं, गोकशी की जाती है और उनका जो बीफ है वो दूसरे पड़ोसी राज्यों में सप्लाई किया जाता है। ये इनका धंधा है। और हाल के कुछ वर्षों से जो ऑनलाइन ठगी है, साइबर क्राइम भी यहाँ से शुरू हो गया। और उसी तर्ज पर जैसे झारखंड के जामताड़ा में होता है, इसलिए नूह को मिनी जामताड़ा भी कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा ने बहुत बड़ी फोर्स के साथ में घेरेबंदी की, तलाशी ली और वहां पर बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जब्त किए, बड़ी संख्या में सिम बरामद किए और वो सारे सिम ऑनलाइन ब्लॉक किए गए। और कई अपराधी थे, उनको जेल भी हुई, लेकिन जैसी हम लोग के यहाँ न्यायिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारे लोग जमानत पर छूट के आ गए। और बताया जाता है कि जो ये साइबर क्राइम का थाना है अनाज मंडी में, नूह में, उस पर आक्रमण करने वालों में जमानत पर छूटे साइबर अपराधी भी थे। पुलिस पर आक्रमण करने का मतलब हिंदू जो श्रद्धालु हैं जुलूस में शामिल, या इन सामान्य रूप से जो हिंदू वहां पर रहते हैं, उसके अतिरिक्त पुलिस को भी मानसिक दबाव में लेना था, ताकि वो पुलिस वाले आगे से कभी भी श्रद्धालुओं की रक्षा करने की हिम्मत न कर सके। उनको इतना विवश कर दिया गया कि वो अपनी रक्षा करने के लिए भी मुहताज हो गए। वर्दी उतार के साधारण कपड़ों में मुस्लिम स्लोगन लिखी हुई टी शर्ट पहनकर भागे, उनकी महिलाएं बुर्का पहनकर भागी। तो आप सोच सकते हैं कि वो पुलिस वाले भी मानसिक रूप से कितने टेरराइज हो गए। मोदी के शासन से बहुत से लोग अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी हिंदू हितों में काम कर रहे हैं। हिंदू हित का काम शायद ही कोई बड़ा काम उन्होंने किया हो, लेकिन ये सही बात है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने जितना काम किया आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसके बाद भी मोदी जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। उनको लगता है कि अगर मोदी हट जाएं तो उनका जो गजवाए हिंद का काम है बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा आगे, इसलिए मोदी को हटाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी और भाजपा, आरएसएस भी पसमानदाओं पर डोरे डाल रही है। वो पसमानदा को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। भाजपा कुछ भी करे पसमानदा के लिए, वहाबी समुदाय के लिए, किसी के लिए भी, सूफी सम्मेलन करे, कुछ भी करे, साष्टांग दंडवत कर दे, कोई भी मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा। और जो मुस्लिम वोट मिलते हैं यदा कदा, जिनके पास राष्ट्रीय भावना है, बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो वोट उनको वैसे भी मिलेंगे। एक वर्ग विशेष वो नहीं चाहता है कि मोदी दोबारा सत्ता में वापस आए। और राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा, इसके बाद अमेरिका यात्रा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ है और उससे संबंधित जितने भी संगठन हैं जिनको भारत में टूल किट का सदस्य कहा जाता है, वो सक्रिय हो गए। जॉर्ज सोरोस ने उसमें एक और कैटलिस्ट जोड़ दिया, एक उत्प्रेरक जोड़ दिया है। बहुत जबरदस्त फंडिंग होनी शुरू हो गई है और इन सब का उद्देश्य है मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर कर देना। और मोदी कई बार उनकी गिरफ्त में फंसते नजर आते हैं। तो जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी तरकीबें और तजवीजें की जा रही हैं। उसमें हिंसा भी एक चीज है। और जो हिंदू मुस्लिम हिंसा है, जो मेवात की हिंसा है, वो इंगित करती है कि जो इनका पसमानदा कार्ड है उसको फेल करने के लिए किया जा रहा है। और इस तरह की चीजें और होंगी। ये जो हिंदू मुस्लिम की तरह के दंगे किए जा रहे हैं, ये मेवात में नहीं रुकेंगे। मेवात से मेरठ में ना पहुंच जाए, मेरठ से मुरादाबाद न पहुंच जाए, मुरादाबाद से बरेली न पहुंच जाए, बरेली से बाराबंकी न पहुंच जाए, ये देखने वाली बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की बहुत ज्यादा सीटें आती हैं, 80 सीट्स आती हैं लगभग।
इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी हैं, जो नैरेटिव सेट करने वाले हैं, उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी छुटपुट पेशाब कांड हुआ और छुटपुट घटनाएं हुई। शिवराज सिंह चौहान ने उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। इसके बाद महाराष्ट्र। और 2024 में लोकसभा चुनावों का जब तक आखिरी मत नहीं पड़ जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इनमें अधिसंख्य घटनाएं भाजपा शासित प्रदेशों में होंगी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कई बार हमको लगता है कि ये केंद्रीय एजेंसियों को, भारत सरकार को क्यों नहीं मालूम है। उनको ये मालूम होना ही चाहिए। एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 2024 का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और मैंने अपने पहले कई लेख में, वीडियो में बताया हुआ भी है कि जो 4-5 केसेस उनके पास हैं, राहुल गांधी का केस, दिल्ली ऑर्डिनेंस का केस, धारा 370 का केस, तीस्ता सीतलवाड़ का केस, ये सारे ऐसे केस थे जो नैरेटिव बिल्ड करने में काम आने वाले थे। तीस्ता सीतलवाड़ का काम हो चुका, राहुल गांधी का भी काम हो चुका। धारा 370 पर बहस चल रही, ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। अगर धारा 370 भी खत्म हो गई तो उद्देश्य यह है कि अगर इस तरह का एक नैरेटिव हो जाएगा कि मोदी ने जो किया सब बेकार था, सब गलत था, और धारा 370 अगर वाकई रिस्टोर कर दी गई, तो जो नैरेटिव है, विमर्शकारी है, षड्यंत्रकारी है, उनका मानना है कि मोदी को कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी और 2024 में उनकी बहुत बुरी हार होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं, जो कॉमन आदमी भी समझने लगा है, सरकार नहीं समझ पा रही और सरकार उन पर एक्शन नहीं ले पा रही है। जिस दिन ये हिंदुओं को लगेगा कि भाजपा उनके लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार नहीं बचेगी। तो फिलहाल में मणिपुर से मेवात का ये कनेक्शन है और मेवात में ये घटना नहीं रुकेगी। मेवात के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ेगी। उत्तर प्रदेश एक टारगेट है, मध्य प्रदेश सॉफ्ट टारगेट है, महाराष्ट्र सॉफ्ट टारगेट है। इन राज्यों में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। वैसे किसी भी राज्य में कुछ हो सकता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक कुछ न कुछ होता रहेगा और इसमें कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लेगा। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें।